हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने एनईपी 2020 की मुख्य बातें समझी और उसी को मैं आज इस क्लास में कंटिन्यू करता हूं कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो हमारी एनईपी 2020 है, वो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई और इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया। सुब्रमण्यम समिति, जिसकी सिफारिश सरकार के द्वारा नहीं मानी गई, और दूसरी जो समिति है वो के कस्तूरी रंगन समिति है, जो हमारे इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन जी, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई। इसमें जो सदस्य थे वो 8 सदस्य थे और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वह 2019 में प्रस्तुत की और सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और 29 जुलाई 2020 को ये शिक्षा नीति लागू की गई। पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 की थी और तीसरी जो शिक्षा नीति है ये 2020 की है और 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे कि जो ये शिक्षा नीति है इसके अंदर जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो 5+3+3+4 के इस पैटर्न के अंदर शिक्षा का स्वरूप रहने वाला है। पहले 5 वर्ष के अंतर्गत 3 वर्ष का जो बच्चा है वो आंगनबाड़ी में प्रवेश करेगा, बाल वाटिका में प्रवेश करेगा और 3 वर्ष तक वो बाल वाटिका में अध्ययन करेगा। फिर जब 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में और 2 के अंदर अध्ययन करेगा। तो पहला जो स्वरूप है उसमें कक्षा 2 तक बच्चा अध्ययन करेगा। फिर जो तीसरा है वाला जो स्वरूप है इसके अंतर्गत जो बच्चा है कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं में अध्ययन करेगा। फिर कक्षा 6, 7, 8 में अध्ययन करेगा। फिर 9 से 12 तक, यहाँ 9 से 12 तक अध्ययन करेगा। इस प्रकार जो बच्चा है 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक उसको निःशुल्क शिक्षा का इस एनईपी जो है 2020 में प्रावधान किया गया है। कल भी मैंने आप लोगों को जोड़ दिया था कि आरटी एक्ट 2009 है उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात उसमें की गई है 6 से 14 वर्ष के लिए। और हमारी जो एनईपी जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात का प्रावधान किया गया है। उसी को अपन अब कंटिन्यू करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसके अध्याय जो हैं इसके जो 4 प्रमुख भाग हैं और 27 अध्याय हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसके सभी अध्यायों को यहाँ पर अपन बात नहीं करेंगे सभी अध्यायों के बारे में। जो हमारे सिलेबस के जो अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट अध्याय हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि वो अध्याय जो हैं उनसे संभावित जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में बनने की पूरी संभावना है। इसका जो पहला अध्याय है वो है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसके अंतर्गत क्या है, देखिए कि 2030 तक इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो देखभाल और जो शिक्षा है उसे हमने सीखने की नींव कहा गया है। इसमें जो बच्चा है उसका जो मस्तिष्क का जो विकास है वो 85% तक इस उम्र के अंतर्गत बच्चे का विकास हो जाता है और इस उम्र में जो बच्चा है 6 वर्ष की आयु तक होता है और बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अधिकतम होता है। और ऐसा कहते हैं कि बच्चों का 85% जो मानसिक विकास है वो 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। इस वजह से इसे सीखने की नींव कहा गया है। तो सरकार का जो लक्ष्य है इस नीति में कि 2030 तक जो है बच्चा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करे। तो बच्चा जो है बाल वाटिका के अंदर शिक्षा ग्रहण करेगा और फिर उसी के बाद जो है बच्चा कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत अध्ययन करेगा, वो होगा ECCE के अंदर। इसके अंदर देखिए आप लोग, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सीखने की नींव कहा गया है। इसका लक्ष्य 2020-30 रखा गया है, जिसमें शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका के माध्यम से दी जाएगी और औपचारिक जो शिक्षा है वो 6 से 8 वर्ष के जो बालक होगा उसको कक्षा 1 और 2 के माध्यम से दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जो है वो 5 वर्ष तक ECCE जो है इसके अंदर अध्ययन करेगा। उसमें जो 3 वर्ष का जो बच्चा होगा वो बाल वाटिका के अंतर्गत जाएगा और 3 से 6 वर्ष तक वो बाल वाटिका के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करेगा और उसके बाद 6 से 8 वर्ष तक वो बच्चा जो है कक्षा 1 और 2 के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करेगा। इसके बाद देखिए आप लोग कि 3 वर्ष इसे रहने दीजिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य जो है बच्चों का सर्वांगीण जो है पहलुओं का विकास करना है, बच्चे का जो है संपूर्ण डेवलपमेंट जो करना है वो ECC का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखिए आप लोग जो है ECC जो है इसके अंतर्गत NCERT के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के जो सभी बच्चे हैं उनके लिए जो है 2 भागों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, बाल्यावस्था, NCF,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की शिक्षा का विकास किया जाएगा। 2 सब फ्रेमवर्क होंगे जिसमें 0 से 3 और 3 से 8 सब फ्रेमवर्क, और ईसीसी के माध्यम से आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी। और दूसरी जो फ्रेमवर्क होगा उसके अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ईसीसी जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि जो ईसीसी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसे महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और जनजाति जो मंत्रालय है वो मिलकर इस प्रोग्राम को चलाएंगे। जो हमने पहला अध्याय पढ़ा ईसीसी, उसको चलाने के लिए किसके अधिकृत किया गया है, तो महिला बाल विकास विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को और जनजाति मंत्रालय मिलकर इसको चलाएंगे। दूसरा अध्याय जो आता है इसका एफएलएन से संबंधित है। इसका जो अगला अध्याय है एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, जैसे अपन ने कल क्लास में बात करी थी, निपुण भारत अभियान जो इसके लिए चलाया गया है, उसमें जो है बच्चा जो है कक्षा 3 के अध्ययन करेगा और उसकी आयु 9 वर्ष होगी। और इसके अंदर जो बच्चा है वो पढ़ना, लिखना और अंक गणित की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है कि 2025 तक जो 9 वर्ष का बच्चा है जो कक्षा 3 के अंतर्गत अध्ययन कर रहा है वो पढ़ना, लिखना और अंक गणित की उसे सामान्य जानकारी हो जाए। इसके बाद इस एफएलएन जो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के अंतर्गत सामान्य जो विद्यालय है उसमें जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात रहेगा वो 30:1 रहने वाला है। और पिछड़े व दुर्बल जो क्षेत्र में है उसमें छात्र शिक्षक का अनुपात जो है 25:1 से कम रहेगा। और इसके अंदर जो बात की गई है कि एक जो बच्चे होंगे आपस में एक दूसरे को, एक बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखेगा कि बच्चा किस प्रकार कार्य कर रहा है, और बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो देखते हैं हम, देखिए सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें क्या है कि 3 वर्ष तक के प्रत्येक बालक जो है कक्षा 3 का बालक है, उम्र है इसकी 9 वर्ष, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता जिसे पढ़ना है, लिखना है, अंक गणित है, संख्या ज्ञान को 2025 तक प्राप्त करना है। सामान्य विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 रहेगा और दुर्बल और पिछड़े जो क्षेत्र हैं उसमें 25:1 रहेगा। बच्चा जो है दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड यहाँ पर जारी की जाएंगे। इसके बाद जो है अगला जो अध्याय हमारा आता है वह है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट से संबंधित जो है हमारा अगला अध्याय है। तीसरा जो अध्याय क्या कहता है कि ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। क्योंकि हमने इसके स्तंभ के बारे में बात की थी, तो इसका स्तंभ भी यही है, पहला स्तंभ की सभी स्तरों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, ड्रॉप आउट कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल जो हैं, जो प्री प्राइमरी से लेकर पीपी से लेकर 12th तक का जो स्कूल है वहाँ पर GER ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है उसको 100% तक नामांकन करना है अपन को, और ड्रॉप आउट की दर को हमें कम करना है। इसका तीसरे अध्याय जो है वो किससे संबंधित है, हमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक हमें GER जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 100% नामांकन अनुपात रखना है अपन को, सकल जो है नामांकन अनुपात लाना है, और ड्रॉप आउट जो है उसको अपन को कम करना है। इसी का साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो NIOS है, और स्टेट ओपन स्कूल जो है SOS के द्वारा A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड के पाठ्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के समकक्ष होंगे वो इसके द्वारा चलाए जाएंगे। और सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग पर इस पर विशेष रूप से इसमें बल दिया जाएगा। तो तीसरा अध्याय जो किससे रिलेटेड है, ड्रॉप आउट से संबंधित है कि हमें 2030 तक प्री प्राइमरी से 12th तक की जो स्कूल है वहाँ ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है उसे 100% लाना है और ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना है। NIOS और SOS के द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। वो जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 और 12 के समकक्ष ही वो पाठ्यक्रम होंगे। इसका जो अगला अध्याय है वो स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण से संबंधित है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, आप लोगों को समझाया था
कि 5 + 3 + 3 प्लस जो 4 वाला फॉर्मूला है वो इसके जो चौथा अध्याय है वो इससे रिलेटेड है कि जो बच्चा जो है 5 + 3 + 3 4 वाला जो शिक्षा का जो स्वरूप है उस शिक्षा के स्वरूप से यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा। इसके अंदर जो पहली बार जो बच्चा रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। फाउंडेशनल जो स्टेज होती है वो 3 से 8 वर्ष तक रहेगी। 3 से 8 वर्ष तक का जो फाउंडेशनल स्टेज रहेगा जिसमें शुरू के 3 वर्ष जो बच्चा रहेगा वो आंगनबाड़ी में रहेगा, फिर कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययन करेगा। उसके बाद प्रीपरेटरी अवस्था रहेगी और प्रीपरेटरी अवस्था के बाद मध्य अवस्था रहेगी, फिर उच्च अवस्था रहेगी। तो देखिए आप लोग कि 5 + 3 + 4 का जो फॉर्मूला रहेगा इसमें पहला जो रहेगा वो फाउंडेशनल स्टेज रहेगा, 3 से 8 वर्ष तक का रहेगा। इसमें 5 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज जो है प्रथम चरण की शिक्षा के 2 स्टेज है। पहला स्टेज मैंने बताया आपको आंगनबाड़ी वाला, जिसमें 3 से 6 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा। फिर 6 से 8 वर्ष तक जो बच्चा रहेगा वो विद्यालय के अंदर रहेगा, कक्षा 1 और 2 के अंदर इसका अध्ययन करेगा। इसमें मस्तिष्क विकास होगा, बच्चा खेल खेल में सीखेगा और स्वयं खोज आधारित सीखने पर इस पर बल दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज पर। दूसरा इसकी जो स्टेज है वो प्रीपरेटरी स्टेज रहेगी, 8 से 11 वर्ष की रहेगी। इसमें जो कक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थी को शामिल किया गया है। इसमें बच्चा 3 से 5 कक्षा में अध्ययन करेगा, 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी इसमें भी। और उम्र जो बच्चे की रहेगी वो 8 से 11 वर्ष तक रहने वाली है। इन कक्षाओं में बच्चे को मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अंतर्गत जो है लोकल लैंग्वेज है और हमारी जो मातृभाषा है उसके अंदर शिक्षा दी जाएगी। और जैसे निपुण भारत अभियान के अंतर्गत जो FLN जो चलाया गया था वो यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना, अंकगणित और सामान्य जो जानकारी है वो इसके अंतर्गत दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये कदम इसी सोच के लिए उठाया गया है कि अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित करना क्या होता है, ज़्यादा रोचक और सरल होता है। अगर बच्चे को हम उनकी लोकल लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी से समझ पाता है। तो दूसरी अवस्था जो होगी, पहली फाउंडेशनल स्टेज होगी, दूसरी प्रिपरेटरी स्टेज होगी जिसमें उम्र 8 से 11 वर्ष होगी, कक्षा जो है 3 से 5 वर्ष, 5 कक्षा के अंदर अध्ययन करेगा बच्चा। तीसरी जो स्टेज आ रही है मिडिल स्कूल की जो स्टेज है मिडिल, इसके अंदर जो बच्चे की उम्र है वो 11 से 14 वर्ष रहने वाली है। इसके अंदर जो बच्चे की जो उम्र है वो 11 से 14 वर्ष रहेगी और बच्चा जो है कक्षा 6 से 8 के अंदर अध्ययन करेगा इसके अंतर्गत। और इसमें हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि कक्षा 6 के अंतर्गत जो बच्चा है वो कंप्यूटर और व्यावसायिक जो शिक्षा है वो कक्षा 6 से बच्चे को दी जाएगी। पहले जो थी कक्षा 9 से बच्चा जो था वोकेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा का चयन करता था, लेकिन NEP 2020 के अंतर्गत जो बच्चा है उसे कक्षा 6 के अंदर इसे कंप्यूटर ज्ञान, कोडिंग की जानकारी और व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका प्रशिक्षण जो है कक्षा 6 से ही उसे दिया जाएगा। इस चरण में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा जैसे जो थर्ड लैंग्वेज चूज करनी होती है, जैसे संस्कृत बच्चा कर सकता है, उर्दू कर सकता है, जैसा भी उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा हो उसके आवश्यक रूप से उसे ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगली जो है हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज है। इसमें जो बच्चा है उसकी आयु 14 से 18 वर्ष रहने वाली है और अध्ययन जो है 9 से 12 कक्षा के अंतर्गत उसका अध्ययन रहेगा। इसमें पहले 9वीं से 10वीं में अध्ययन करेगा, फिर 11th और 12th में अध्ययन करेगा। यहाँ सबसे प्रमुख बात यह है कि पहले वाले स्वरूप के अंतर्गत जो विषय का जो चयन होता था वो 11th क्लास के अंतर्गत करना पड़ता था, लेकिन NEP 2020 के अंतर्गत जो है बच्चा 9th क्लास से ही विषय का चयन कर सकेगा। देखो नई शिक्षा नीति में एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले जो थी परीक्षा जो थी वो एक वार्षिक परीक्षा होती थी, लेकिन इसके अंतर्गत जो बच्चे की सहूलियत के अनुसार सेमेस्टर वाइज जो है 2 सेमेस्टर के अंतर्गत परीक्षाएं कराई जाएगी ताकि बच्चे के ऊपर परीक्षा का बोझ कम हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सेमेस्टर वाइज परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि पहले परीक्षा साल भर में एक बार होती थी। और पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षा पर ध्यान, विषय चुनाव का लचीलापन होगा। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को देखो आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स में से किसी भी विषय को पढ़ने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले यह था कि साइंस वाला आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था, आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब साइंस कॉमर्स के विषय के साथ आर्ट्स विषय भी बच्चा ले सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है। तो ये जो इसका जो हमने बात की, इसके लिए जो हमने बात की है कि पहली फाउंडेशनल स्टेज होगी और दूसरी जो होगी प्रिपरेटरी स्टेज होगी, तीसरी मिडिल स्टेज होगी और चौथी जो होगी हाई स्कूल होगी। इस प्रकार जो बच्चा है 3 से 18 वर्ष तक क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके अंतर्गत जो है विशेष बात क्या है, देखिए कि 20 अक्टूबर 2022 को
जो है एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के तहत राजस्थान में जो है एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है कि राजस्थान में 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशन स्टेज का जो कार्यक्रम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के तहत शुरू कर दिया गया है और इसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया जा रहा है। देखो, कोर्स चुनाव पर बल देना, सेमेस्टर के माध्यम से पढ़ना, बहुभाषा और भाषा की शक्ति का विकास करना, योगात्मक आकलन के स्थान पर रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया है। और इंपॉर्टेंट देखिए कि जो राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है हमारा परख, वो बच्चे का 360 डिग्री मूल्यांकन करेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड बनेगा वो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होगा वो मूल्यांकन के अंदर आएगा। और परख जो केंद्र है हमारा राष्ट्रीय मूल्यांकन परख केंद्र, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है परीक्षा के अंतर्गत। ये मूल्यांकन केंद्र है, इसकी फुल फॉर्म देखिए आप लोग। पी का मतलब है परफॉर्मेंस, ए का मतलब है असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। वापस देखिए आप लोग, परख का पूरा नाम याद रखिएगा। मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूं कि परख जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो है परख जो है इसके द्वारा बच्चे का 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन सामग्री, विभिन्न प्रोजेक्ट और ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो विशेष बात थी हमने जो पढ़ी है कि भाई बच्चे के लिए सेमेस्टर के माध्यम से परीक्षा होगी और बहुभाषावाद होगी, भाषा की शक्ति का विकास होगा और बच्चा जो है वो सभी विषयों को पढ़ सकता है। उसमें एक विषय के पढ़ने की बाध्यता नहीं है, साइंस वाला आर्ट्स वाला कॉमर्स, इस प्रकार का इसके अंदर लचीलापन रखा गया है। और बच्चे का 360 डिग्री जो मूल्यांकन है परख के केंद्र के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इसका जो अगला जो अध्याय आता है, अगला जो अध्याय है वो है शिक्षक के से संबंधित है। अगला जो है अध्याय है इसका शिक्षक से संबंधित है कि शिक्षक से संबंधित जो क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो जैसे आप लोग जो रीट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपने टेट परीक्षा पास की होगी, उसी प्रकार सेकंड ग्रेड परीक्षा और द्वितीय श्रेणी परीक्षा है और तृतीय फर्स्ट ग्रेड जो परीक्षा है उसके लिए भी इस प्रकार की एक पात्रता परीक्षा का प्रावधान इस पॉलिसी के अंदर किया गया है कि जैसे टेट पास करने के बाद तृतीय श्रेणी का जो अध्यापक हुआ मेंस एग्जाम देगा, उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी और फर्स्ट ग्रेड के अध्यापक हैं उनके लिए भी एक पात्रता परीक्षा का आयोजन इसके अंतर्गत किया जाएगा। राज्य हो सकता है कि कुछ समय बाद इस प्रकार का प्रावधान लागू करें। और इसके बाद देखिए आप लोग जो हैं 2030 तक शिक्षण के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 4 वर्ष का एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर छात्रवृत्ति दी जाएगी। और शिक्षक जो हैं वो इस शिक्षक व्यावसायिक जो कोर्स हैं सीपीडी जो कोर्स होगा 50 घंटे का जो सीपीडी कोर्स होगा वो प्रत्येक जो शिक्षक हैं उसको प्रतिवर्ष जो है वो करना होगा जिससे उसका व्यावसायिक कौशल का विकास हो सके। और सीएमपी जो पाठ्यक्रम है कैरियर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है शिक्षकों का वो होगा और उनके पदोन्नति से संबंधित और वेतन वृद्धि संबंधित जो कार्यक्रम होंगे वो सीएमपी से संबंधित होंगे। और एनसीईआरटी जो है उसके परामर्श के द्वारा जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है एनसीटी, वो क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 तैयार करेगा। इस प्रकार जो है शिक्षकों से संबंधित कुछ प्रावधान इस अध्याय के अंतर्गत हैं। जैसे कि देखिए आप लोग कि 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मेरिट के आधार पर इसको छात्रवृत्ति दी जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात रखिएगा आप लोग याद, प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष लगभग 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास को, जैसा कि मैं बता रहा था आपको सीपीडी जो कोर्स है उसमें हिस्सा लेना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो विस्तृत मजबूत किया जाएगा। थर्ड ग्रेड जैसे भी है इसे थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी इसको लागू किया जाएगा पात्रता परीक्षा। साथ ही साक्षात्कार और कक्षा में पढ़ने का प्रदर्शन और स्थानीय भाषा के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। शिक्षक जो होते हैं टीचर्स जो होते हैं उनको गैर शिक्षण गतिविधियों से मुक्त किया जाएगा। जैसे आरटी एक्ट की जो धारा 27 है 27 जो धारा है आरटी एक्ट 2009 की, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन चुनाव है, आपदा है और जनगणना संबंधित कार्य में उसको लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो एनईपी 2020 है उसमें भी ये प्रावधान है कि शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों से मुक्त किया जाएगा। शिक्षक अपने तरीके से पढ़ सकता है। शिक्षकों के कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो सीएमपी प्रोग्राम है से उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि की जाएगी। अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे अपन एनसीटी कहा जाता है, एनसीटीई नेशनल
काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है उसके द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 का विकास किया जाएगा। संविदा शिक्षकों के रखने की बजाय जो संविदा पर शिक्षक रखे जाते हैं उसकी बजाय भर्ती की जाएगी, नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और शिक्षकों के लिए नेशनल मेंटरिंग प्लान तैयार किया जाएगा। ये शिक्षकों से संबंधित इस अध्याय के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर सीएमपीडी जो सीपीडी कोर्स है वो याद रखिएगा 50 घंटे का रहेगा और सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी पात्रता परीक्षा का प्रावधान है और बीएड का जो पाठ्यक्रम है 4 वर्ष एकीकृत पाठ्यक्रम रहेगा। इससे बाद आता है देखो एनसीईआरटी के द्वारा जो एनसीटी जो है वो एनसीईआरटी के परामर्श से अभी पढ़ी लिया अपन ने एक पाठ्यचर्या तैयार करेगी टीचर एजुकेशन से संबंधित। उसके बाद प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात हमने पढ़ी लिया 30 अनुपात रहेगा और जो दूसरे दुर्बल जो क्षेत्र हैं, दुर्बल जो क्षेत्र हैं, दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहां पर जो रहेगा वो 25 अनुपात 1 रहेगा। यहाँ पर तो सामान्य क्षेत्रों में तो 30 अनुपात 1 रहेगा और आर्थिक जो दुर्बल जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत अनुपात 25 अनुपात से कम रहेगा, मतलब 25 बच्चों पर 1 अध्यापक रहेगा और सामान्य क्षेत्रों में 30 बच्चों पर 1 अध्यापक रहेगा या उससे कम पर यह बात है। शिक्षकों को प्रभावकारी और परामर्श पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा और पदोन्नति भी अब योग्यता आधारित होगी, जो योग्यता होगी उसी के आधार पर पदोन्नति होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक जो हैं वो तैयार किया जाएगा और ईसीसीई शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा, ध्यान रखिए किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा कितने महीने का? 6 महीने का डिप्लोमा कार्यक्रम तैयार कराया जाएगा। इससे ही एनटीटी की जो है नर्सरी टीचर जो ट्रेनिंग है, टीचर्स जो बनाए जाएंगे वो इसी डिप्लोमा के द्वारा बनाए जाएंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, जो आंगनबाड़ी के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा 6 माह का एक डिप्लोमा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और आगामी जो भर्तियां होगी उसमें एनटीटी जो शिक्षक हैं वो उनके भर्ती के लिए ये जो ईसीसी जो कोर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला जो कोर्स है जो 6 महीने का एनसीईआरटी द्वारा कराया जाएगा वो करना आवश्यक होगा। इसके बाद जो है अगला जो अध्याय है, देखिए आप लोग, अगला जो अध्याय है वो है समतामूलक और समावेशी। समतामूलक और समावेशी का मतलब आप समझिएगा कि जो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से वंचित हैं, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो क्षेत्र शिक्षा से पिछड़े हुए हैं वहाँ हमें SEZ इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एजुकेशन जोन हमें स्थापित करना होगा। आपसे पूछा जा सकता है SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल एजुकेशन जोन वो होंगे जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्र जो हैं उनको विशेष शिक्षा जो क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़े हैं वहां पर हमें शिक्षा का डेवलपमेंट करना है और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है वो उन क्षेत्रों को हमें विशेष शिक्षा क्षेत्र के रूप में घोषित करना है, क्योंकि वहां पर हमें शिक्षा का डेवलपमेंट करना है, शिक्षा का विकास करना है, वहां पर क्वालिटी एजुकेशन देनी है। इस वजह से हमें उन क्षेत्रों को स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित करना होगा। इसमें प्रावधान है शिक्षा सभी के लिए अधिगम, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह शिक्षा देने के लिए परिवहन, निःशुल्क आवास और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना उद्देश्य होगा। केंद्र सरकार सभी लड़कियों में ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कल भी पढ़ा था मैंने, जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। जो है लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किसका गठन किया जाएगा? जेंडर समावेशी निधि का गठन यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग अध्याय जो 7 है वह है स्कूल परिसर की स्थापना। स्कूल परिसर की स्थापना से संबंधित बात क्या है कि 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा वहां पर एक माध्यमिक स्कूल होगा जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक जो है कक्षाएं चलेगी। आसपास की जो छोटे विद्यालय हैं वो उसमें समाहित कर दिए जाएंगे और प्री प्राइमरी से वो 12th तक रहेगा। जैसा कि देखो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाकर, स्कूल परिसर बनाकर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें आसपास के सभी छोटे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र शामिल होगा। जैसे मैंने बताया वो प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक जो है वो उसी स्कूल के अंतर्गत व्यवस्था रहेगी। सर्वप्रथम इसका जो सुझाव था
कि प्री प्राइमरी से 12th तक एक ही माध्यमिक स्कूल में रहेगा। इसका सुझाव जो था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे अपन कोठारी शिक्षा आयोग कहते हैं, उसके द्वारा दिया गया था, लेकिन उस समय परिस्थिति अनुकूलित नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से लागू नहीं हो पाया। और ये इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी, उसकी व्यवस्था का जो कंट्रोल है, उसका जो नेतृत्व है, वो सीबीओ और सीडीओ जो कार्यालय है वहां से किया जाएगा। जो हमारे सीबीओ महोदय हैं और सीडीओ महोदय हैं, वो इसका नेतृत्व करेंगे। इसके बाद देखिए आप लोग, अगला जो अध्याय है स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन की बात करते हैं। जो स्कूल शिक्षा जो है हमारी, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, जो स्कूल शिक्षा का जो हमारा राजस्थान का जो शैक्षिक जो अभिकरण रहने वाला है, वो है RSCERT। RSCERT जो है हमारा शैक्षिक अभिकरण रहने वाला है। जो RSCERT है उदयपुर के अंतर्गत है। वही स्कूलों के लिए जो है स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित करेगा, जिसे अपन SQAAF कहते हैं। इसी के द्वारा स्कूलों के लिए स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? RSCERT के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। और अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक जो सभी मामले हैं, उनका नेतृत्व कौन करेगा? RSCERT के द्वारा किया जाएगा। देखते हैं अपन, देखो, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सेवा प्रावधान व शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निर्देशालय की होगी। दूसरा है राज्यों केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA की स्थापना की जाएगी, जो न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्ता मानक का निर्धारण करें। इंपॉर्टेंट यहां से है, SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन तथा प्रत्यायन फ्रेमवर्क, जैसे अभी SQAF स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित करेगा। इसके आधार पर स्कूलों की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाएगा, जिसके द्वारा बनाए गए मानकों का पालन सभी विद्यालयों को करना होगा। राज्य में, इंपॉर्टेंट बात, राज्य में अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम सभी शैक्षणिक मामले जो हैं वो RSCERT जो हैं उसके नेतृत्व में होंगे। तो हमारा जो अकादमिक जो प्राधिकरण है शीर्ष, वो रहने वाला है RSCERT। इसके बाद देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि NEP जो है हमारी 2020 के सुझाव जो हैं, उसमें राज्य की हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, कि राज्य जो है हमारी वर्तमान स्थिति में क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे। ये हमारे टॉप जो सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि राज्य की जो है NEP 2020 के सुझाव पर वर्तमान स्थिति क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम है। जैसा कि मैंने बात किया, आपको समझाया कि RSCERT जो है वो यहाँ पर शीर्ष अकादमिक निकाय रहने वाला है। और जो RSCERT है, जो RSCERT है हमारा, उसकी जो भूमिका रहेगी यहाँ पर लीडरशिप की भूमिका रहेगी। और SQAF जो मानक है वो RSCERT के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। इसका मैनेजमेंट RSCERT के द्वारा किया जाएगा, और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी जो हैं RSCERT के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर RSCERT जो है वो अकादमिक जो शीर्ष निकाय जो है NEP 2020 के अंदर रहने का प्रावधान है। उसके बाद देखिए आप लोग, इसके अंदर सबसे पहले बात की गई है कि RSCERT जो हमारा उदयपुर है उसके द्वारा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का विकास किया गया है। और स्टेट करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसको 4 प्रकार का है। देखिए सबसे पहले का जो है वो है SCFECCE। नंबर 1 जो है SCF स्कूल जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित है। दूसरा जो है हमारा SCF स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। तीसरा है SCF जो है हमारा टीचर एजुकेशन से संबंधित है। और चौथा जो SCF है हमारा, वो है एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? RSCERT के द्वारा, उदयपुर द्वारा 4 प्रकार के स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। जो पहला तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित है, दूसरा स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, तो तीसरा टीचर एजुकेशन से संबंधित है, और चौथा जो है एडल्ट एजुकेशन जो है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार का जो फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्य की जो 7 डाइट हैं हमारी, जैसे अलवर डाइट है, भरतपुर वाली डाइट है, जोधपुर, बीकानेर और राजसमंद, टोंक और कोटा, जो 7 डाइट हैं वो इसमें इनका सहयोग करेगी। और 3 जो है इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए आप लोग,
SCF जो है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? RSCRT के द्वारा, उदयपुर के द्वारा। 4 प्रकार का होगा, एक तो ECCE, दूसरा स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन। 7 डाइट बताया मैंने, अलवर है, भरतपुर है, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, टोंक, कोटा DLC के लिए प्राधिकृत किया गया है। और SCF हेतु राजस्थान द्वारा 3 स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्या है, इसमें स्कूल शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने हेतु RSCRT के द्वारा स्कूल रेजिनेस कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जो 12 सप्ताह का होगा। कक्षा जो 1 वाला जो में प्रवेश करेगा जो बच्चा, पहले कक्षा बच्चों को तैयार करने के लिए किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट बात है, RSCRT के द्वारा स्कूल रेजिनेस कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जो 12 सप्ताह का प्रोग्राम है ये। उसके बाद देखिए कि एकीकृत बाल विकास जो है, जो सेवाएं हैं, एकीकृत जो बाल विकास सेवाएं हैं, इसके द्वारा 3 प्रकार की जो ये ECC जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला, उसके अंतर्गत जो है उमंग, किलकारी और तरंग, 3 प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो ECCE के अंतर्गत अभी जो आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। उसमें देखिए आप लोग कि 3 से 4 वर्ष का जो बच्चा है उसे किलकारी, उसके बाद 5 वर्ष के बच्चे के लिए उमंग और 5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए तरंग जो वर्कबुक्स बनाई गई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आप लोग। जो ECC जो कार्यक्रम है हमारा, उसके अंतर्गत जो एकीकृत बाल विकास जो सेवाएं चल रही है, उसके अंतर्गत 3 से 4 वर्ष का बच्चा, एक जो है 4 से 5 वर्ष का बच्चा और 5 से 6 वर्ष का बच्चा। तो यहाँ पर एक पुस्तक है, वर्कबुक है, उसका नाम है किलकारी, यहाँ पर दूसरी है उमंग और तीसरी है तरंग। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये उम्र तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि किलकारी, उमंग और जो तरंग हैं, वो 3 वर्कबुक्स जो हैं वो कहाँ पे चल रही है, आंगनबाड़ी में जो ECCE जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई जा रही है। उसके बाद RSCRT की जो भूमिका है वह लीडरशिप की रहेगी, या शीर्ष नेतृत्व रहेगा अकादमिक। SQF जो है गुणवत्ता निर्धारण का काम इसके द्वारा किया जाएगा, मैनेजमेंट है, प्रोसेस जो भी होगा वो सब RSCRT के द्वारा किया जाएगा। और NEP 2020 को राज्य में क्रियान्वयन करने हेतु राज्य सरकार जो है उसके द्वारा समितियों का गठन किया गया है। तो अब समितियां कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले वाली समिति कौन सी है, ECCE समिति और FLN समिति रहेगी पहली समिति। दूसरी समिति रहेगी ड्रॉप आउट से संबंधित रहेगी। तीसरी जो संबंधित रहेगी वो है करिकुलम से संबंधित रहेगी। चौथा टीचर और टीचर एजुकेशन से संबंधित रहेगी। 5वीं ऑनलाइन से संबंधित है और 6वीं है एडल्ट एजुकेशन से संबंधित। तो इनका कीवर्ड्स याद रखना है कि राज्य सरकार के द्वारा जो समितियों का गठन किया गया है, तो पहली समिति तो ECC और FLN से संबंधित समिति रहेगी। दूसरी समिति है ड्रॉप आउट से संबंधित रहेगी। तीसरी जो समिति रहेगी करिकुलम से संबंधित रहेगी, बच्चों का वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित है, करिकुलम तैयार करना है उससे संबंधित है। चौथी जो समिति है वो टीचर्स एजुकेशन से संबंधित रहेगी। और 5वीं जो समिति रहेगी इसकी ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित रहेगी, डिजिटल जो एजुकेशन से संबंधित रहेगी। और अगली जो 6ठी जो समिति रहेगी वो फाइनेंस है, वित्त है, एडल्ट शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित रहने वाली है। तो 6 समितियों का गठन किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो पहली समिति और दूसरी समिति और 6ठी समिति, 2 और 6 वाली जो समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो हैं उसके जो डायरेक्टर हैं वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। कौन सी समिति याद रखिएगा, नंबर 1 समिति जो ECC समिति FLN समिति है, और दूसरी समिति ड्रॉप आउट वाली समिति, और जो नंबर 6 वाली जो समिति है फाइनेंस और एडल्ट से शिक्षा से संबंधित समिति है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो हमारी है उसके जो डायरेक्टर हैं वो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष रहेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं कि नंबर 1 समिति जो ECC और FLN से संबंधित है, दूसरी ड्रॉप आउट से संबंधित है, और 6ठी समिति जो फाइनेंस और एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है उसके जो अध्यक्ष रहने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो निर्देशक है हमारे डायरेक्टर, वो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष रहेंगे। उसी प्रकार देखिए आप लोग, समिति जो है 3 नंबर है जो करिकुलम से संबंधित है, और चौथी जो है टीचर एजुकेशन से संबंधित है, इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो RSCRT के जो डायरेक्टर हैं वो इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे दोनों के। कौन कौन सी समिति, एक तो करिकुलम से संबंधित समिति, वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित समिति, और टीचर एजुकेशन से संबंधित जो समिति है, समिति जो तीसरा और चौथा समूह जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो RSCRT के जो डायरेक्टर रहेंगे सॉरी
इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। इसी प्रकार जो समूह 5 हैं ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जो बीकानेर हैं हमारे, उसके जो डायरेक्टर हैं वो इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि राज्य सरकार के द्वारा जो समितियां गठन की गई है एनईपी 2020 के अच्छी तरीके से लागू करने के लिए, तो उनमें पहली समिति के और दूसरी समिति और छठी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है उसके डायरेक्टर इसके अध्यक्ष रहेंगे। करिकुलम से संबंधित और टीचर एजुकेशन से संबंधित समिति हैं उनके जो निर्देशक रहेंगे, हमारे जो RSCRT के जो निर्देशक हैं उस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। और ऑनलाइन से संबंधित जो रहेंगे समिति है उसके हमारे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जो बीकानेर है उसके निर्देशक इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो इस प्रकार जो हमारे यहाँ एनईपी 2020 को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा इन समितियों का गठन किया गया है। इसके बाद देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य। यहाँ मैं आपसे एक बात पे बात करना चाहूँगा कि जो भी हमने एनईपी 2020 पॉलिसी के अंतर्गत दोनों क्लासों में जो अध्ययन किया है उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर हमने आप लोगों की सुविधा के लिए तैयार कर दिए हैं। आप पहले पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद परीक्षा के दिन जब हमें क्विक रिवीजन करना होता है तो उस समय के लिए हमने आपके सामने शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए ताकि आप लोगों का समय बचे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकें। तो देखिए जो पढ़ चुके हैं हम उसी का शॉर्ट तरीका है। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020 को। इसका जन्म जो हुआ किसके लिए हुआ है? SDG जो गोल है हमारा 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको प्राप्त करने के लिए ये एनईपी 2020 लागू की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे समिति के? कस्तूरी रंगन थे। इस समिति के द्वारा 1986 की समिति को प्रतिस्थापित किया गया। पहली जो थी 1968 की है, दूसरी 1986 के बाद तीसरी जो है वो 2020 की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले 1985 में MHRD हुआ करता था इसका नाम, और अभी 2020 के अंतर्गत जो है MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और परीक्षा का जो शिक्षा का जो स्वरूप है, पाठ्यक्रम का जो ढांचा है वो 5+3+3 जो 4 वाला फॉर्मूला है उसके अंदर इसका मॉडल रहेगा। उसके बाद ये बता ही दिया 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की जो आयु है उसमें 3 से 18 वर्ष तक के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कक्षा 9वीं से विषय चुने जाएंगे। कक्षा इंपॉर्टेंट बात है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 में वोकेशनल कोर्स बच्चे को शुरू किए जाएंगे। एनईपी 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक की डिग्री जो होगी वो 4 वर्ष तक की कर दिया गया है। जो स्नातक की जो डिग्री होगी वो 4 वर्ष तक की होगी शोध के साथ। अगर बच्चा स्नातक में 1 वर्ष तक अध्ययन करता है तो उसको प्रमाण पत्र देंगे। अगर 2 वर्ष में करता है उसको डिप्लोमा दे देंगे। 3 वर्ष में करता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, और अगर 4 वर्ष में करता है तो उसको शोध के साथ डिग्री दे दी जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2020 पॉलिसी है उसमें MPhil को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसे समाप्त किया गया है? जो MPhil जो होता है उसे इस शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात PhD या DPhil में प्रवेश ले सकते हैं। शोध को बढ़ावा देने के लिए NRF जो है NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। जो शोध कर रहे हैं उनके लिए NRF का गठन किया जाएगा। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन इसके अंतर्गत किया जाएगा। स्कूल से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर GDP जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका जो 6% जो है उसके बराबर में शिक्षा पर खर्च करना है। और अभी वर्तमान के अंतर्गत जो है 4.43% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है हमारी GDP का, जिसे हमें कितने तक लाना है? 6% तक लाना है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान NEP 2020 के अंदर रखा गया है? तो उसका आंसर होगा 6%। 2030 तक जो ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो है, GER रेशो है, उसे हमें 100% लाना है। ड्रॉप आउट को कम करना है। 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करना है। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक स्थान पर सेमेस्टर वाइज होगी। और NCERT के द्वारा विकसित जो होगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनने वाला है कि नई NEP जो पॉलिसी है उसके अंदर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल
फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को समाप्त कर HECI हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का गठन किया जाएगा। तो किसे समाप्त किया जाएगा? UGC को समाप्त किया जाएगा, AICT को समाप्त किया जाएगा और NCT को समाप्त कर हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का गठन किया जाएगा। आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत। उसके बाद छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए परख केंद्र की स्थापना की जाएगी और प्रोफेशनल मानक तैयार किए जाएंगे NCT के द्वारा। प्रौद्योगिकी से संबंधित, अगर कोई प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करता है तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास, जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति में 3 भाषाएं जो हमारी पाली है, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक जो है IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन नामक संस्था की गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। कौन कौन सी भाषाएं? एक तो भाषा है पाली भाषा, एक दूसरी प्राकृत भाषा और फारसी भाषा। इनके लिए IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है संस्था इनके लिए गठित की जाएगी। 3 भाषा याद रखिएगा, पाली, प्राकृत और फारसी भाषाओं के लिए। शोध से संबंधित राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो मंच स्थापित किया जाएगा। और परीक्षा उपयोगी बातें में जो है NCF 2005 जो था यशपाल कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया और RT 2009 है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, हमने पढ़ी लिया, आप लोगों को पता है। 1 अप्रैल 2010 से हमारे पूरे भारत के अंतर्गत ये लागू है। स्वतंत्र भारत की पहली 68 में थी, दूसरी 86 में थी। प्लान ऑफ एक्शन, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन, 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने NEP जो है हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है कि जो शिक्षा नीति है हमारी वो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई और इसका शिक्षा का स्वरूप 5+3+3 4 रहने वाला है। इस प्रकार हमने 2 वीडियो लेक्चर के अंतर्गत NEP 2020 को अच्छी तरह से समझा है। आप दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से देखें और वेब सीरीज की तरह न देखें। इनके जो मोस्ट जो नोट्स है वो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, जहां आपको लगता है कि ये चीज़ नोट करने की है वो आप अपनी बुक कॉपी के अंदर नोट करें। और हमारी जो संस्था का जो इसका टेलीग्राम है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर नोट्स शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल, इस प्रकार की जो मल्टीमीडिया जिससे आपकी सुविधाएं के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो आप उन्हें ज्वाइन करें और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करें। और अगली क्लास के अंतर्गत आपके सिलेबस का कोई अच्छा सा जो टॉपिक होगा उसे लेकर आपके सामने आएंगे। और पुनः आपसे एक बात वापस कह रहा हूँ मैं कि अभी पढ़ने का समय है। जितना ज़्यादा आप लोग अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं तो वो 3 महीने के अंतर्गत कर लें। उसके बाद आप रिवीजन लगाएं, टेस्ट लगाएं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।